हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल ज्ञान के एक और नए फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से हम उपस्थित हैं एक फ्रेश टॉपिक लेके, जो कि है कंप्यूटर मेमोरी। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में और उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये परीक्षा मंथन का लेसन नंबर 6 है, जहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी की और जानेंगे मेमोरी आखिर होती क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी की। कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डाटा प्रयोग और अनुदेशों को अस्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में कोई भी डेटा को अस्थायी और अस्थायी तौर से कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान या बाद में समय आवश्यकता अनुसार इनका उपयोग किया जा सके। आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है वो अस्थायी और अस्थायी तौर पे इसलिए सुरक्षित रखा जाता है, ताकि कभी दोबारा उसकी ज़रूरत पड़े प्रोसेसिंग के लिए या प्रोसेसर को उसकी ज़रूरत महसूस हो तो उसका आसानी से इस्तेमाल कर सके। इसी रीज़न से कंप्यूटर में मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। मेमोरी का प्रयोग प्रोसेसिंग के बाद प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने के लिए भी किया जाता है। जब भी कंप्यूटर आपका कोई कार्य करता है तो कार्य करने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है उसे कंप्यूटर अपने पास सुरक्षित रखने के लिए भी मेमोरी का इस्तेमाल करता है। इस तरह मेमोरी कंप्यूटर का वो आवश्यक अंग है। इस वजह से कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग आपका मेमोरी बन जाता है। वहीं बात करें आगे, तो कंप्यूटर में सूचना तथा अनुदेश को डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर किया जा सकता है। यहाँ पे मेमोरी का इस्तेमाल जो होता है वो कंप्यूटर में डेटा को डिजिटल रूप में संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो आपके पास एक सवाल आ सकता है कि मेमोरी में कंप्यूटर डाटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो डिजिटल डाटा के रूप में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है या संग्रहित किया जाता है। अब बात करते हैं मेमोरी के वर्गीकरण के बारे में। आइए जानते हैं कि मेमोरी को कितने भागों में बांटा जाता है और उसे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं हम मेमोरी पे। यहाँ देखिए, मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले नंबर पे आता है आपका प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और दूसरे नंबर पे आता है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। बात करते हैं सबसे पहले नंबर पे प्राथमिक मेमोरी की। तो प्राथमिक मेमोरी को सबसे पहले 3 भागों में बांटा गया, जिसमें अस्थायी, कैश और अस्थायी के रूप में इसे बांटा गया। इसके बारे में डिटेल आगे हम जानेंगे। पहले हम सिर्फ आपके वर्गीकरण को कंफर्म कर दें। तो यहाँ पे अस्थायी, कैश और अस्थायी तौर पे मेमोरी को क्या किया गया, बांटा गया, जिसमें कैश का और वर्गीकरण नहीं हुआ। और आगे चलें अस्थायी रूप में, तो यहाँ पे आता है आपका रोम, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम जो है ये इसके अलग अलग रूप हो जाते हैं। वहीं बात करें अस्थायी की, तो अस्थायी में आपका आता है डायनेमिक रैम और दूसरे नंबर पे आता है आपका स्टैटिक रैम। इसके नीचे चलें तो यहाँ पे ये आपके मेमोरी के पहले यानी प्राथमिक मेमोरी के ये कुछ भाग हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा और ये आपके यहीं पे आके क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये आपके प्राथमिक मेमोरी के हैं। अब बात करें हम द्वितीयक मेमोरी की, तो द्वितीयक मेमोरी में सबसे पहले आता है आपका क्रमानुसार मेमोरी और आता है आपका डायरेक्ट एक्सेस। क्रमानुसार मेमोरी, जिसे क्रम के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाए, और डायरेक्ट एक्सेस, जिसको डायरेक्ट कंप्यूटर से जोड़ के क्या किया जा सके, इस्तेमाल किया जा सके। तो क्रमानुसार में सिर्फ एक ही आता है, वो है आपका मैग्नेटिक टेप। वहीं बात करें डायरेक्ट एक्सेस की, तो डायरेक्ट एक्सेस में आपको चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज जैसी डिवाइसों को देखने को मिलता है। वहीं चलें आगे, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के तौर पे आपको फ्लैश यानी पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसी चीज़ें, जो मेमोरी कार्ड आप अपने फ़ोन में लगाते हैं, ये उनको उदाहरण हो जाते हैं। वहीं ऑप्टिकल डिस्क की बात करें तो आपके ब्लू-रे डिस्क, CD रोम, CDR, CD-RW और DVD क्या है, इसके उदाहरण है। किसके? ऑप्टिकल डिस्क के। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के आप पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड है। वहीं ऑप्टिकल डिस्क के आपके CD रोम, CDR, CD-RW, DVD और ब्लू-रे डिस्क जैसे क्या है, इसके उदाहरण है। वहीं बात करें हम आगे चुंबकीय डिस्क की, तो चुंबकीय डिस्क में आपको एक फ्लॉपी डिस्क और उसके बाद एक हार्ड डिस्क आते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क आपका एक ही होता है, तो इसके वर्गीकरण यहाँ पे आपके नहीं है। तो यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क खत्म हो जाता है चुंबकीय मेमोरी में। लेकिन हार्ड डिस्क के भी अलग अलग प्रकार आते हैं, जिसमें आपको जिप डिस्क, डिस्क पैक और स्ट्रेचर डिस्क जैसे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ये था आपका कंप्यूटर का वर्गीकरण, जहाँ पे आपको एक ही पेज में मेमोरी के सारे भाग को बता दिया गया। आगे एक एक करके इनके बारे में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं सबसे पहले हम
मुख्य मेमोरी की। प्राथमिक या मुख्य मेमोरी की किसे कहते हैं? तो वह मेमोरी जो सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाता है। आपके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ ऐसी मेमोरी होती हैं जो हमेशा आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी होती हैं। जुड़े रहने के पीछे रीज़न ये होता है कि अगर वो कंप्यूटर मेमोरी से न जुड़ी रहे या सीपीयू से न जुड़ी रहे तो आपका कंप्यूटर एक्सेस नहीं किया जा सकता या आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। इस रीज़न से उसका कंप्यूटर से सीधे सीधे जुड़ा रहना बहुत ही जरूरी होता है। और इस प्रकार की सारी मेमोरी क्या कहलाती हैं? आपकी प्राथमिक या मुख्य मेमोरी कहलाती हैं। प्राथमिक मेमोरी को अनेक छोटे भागों में बांटी होती हैं जिन्हें लोकेशन या सेल कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट जिसे हम वर्ड लेंथ कहते हैं स्टोर की जाती है। तो यहाँ पे जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है उसे छोटे छोटे भागों में क्या किया गया रहता है? बांटा गया रहता है। और उस छोटे भागों को लोकेशन या सेल हम कहते हैं, जिसे हम एक निश्चित वर्ड लेंथ भी कह सकते हैं। कंप्यूटर में वर्ड लेंथ 8, 16, 32 से 64 बीट की हो सकती है। तो वर्ड लेंथ जो होता है वो आपका 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है या 64 हो सकता है। प्राथमिक मेमोरी की गति तीव्र होती है पर इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यहाँ पे जो प्राथमिक मेमोरी आपकी होती है वो क्या होता है? आपका बहुत ही सीमित जगह के साथ आता है और इनकी कीमत क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। उदाहरण के तौर पे आपने रैम और रोम के नाम सुने होंगे। ये क्या है? इसके उदाहरण है प्राथमिक मेमोरी के, जिनकी क्षमता क्या होती है? बहुत ही सीमित होती है और उस सीमित जगह के लिए मुझे अधिक से अधिक क्या करने होते हैं? पैसे खर्च करने होते हैं। प्राथमिक मेमोरी में सामान्यतः अस्थायी मेमोरी होती है। प्राथमिक जितनी मेमोरी होती हैं वो सामान्यतः सारी क्या होती हैं? अस्थायी होती हैं। यानी कंप्यूटर में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर इसमें स्टोर डेटा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी जो अस्थायी होती हैं उनमें किसी भी डेटा को रखने की वैलिडिटी तब तक ही होती है जब तक आपका कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? चल रहा होता है। जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम बंद होता है या किसी कारणवश आपका सिस्टम बंद हो जाए तो आप उसमें रखे सारे डेटा को क्या कर देंगे? खो देंगे, दोबारा उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम तथा रैम प्राथमिक मेमोरी की क्या है? उदाहरण है। यहाँ पे उदाहरण की बात की जाए तो आपका रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम क्या है? प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण है। बात करें आगे, अब चलें तो यहाँ पे लोकेशन में डाटा संग्रहित को लिखना तथा लोकेशन से डाटा प्राप्त करने को पढ़ना कहते हैं। तो यहाँ पे लोकेशन हम किसे कहते हैं? तो आपके प्राथमिक मेमोरी के छोटे छोटे भागों को हम क्या कहते हैं? लोकेशन या सेल कहते हैं। तो उसी लोकेशन को आपका संग्रहित करने को राइट और पढ़ने को हम क्या कहते हैं? संग्रहित करने को लिखना तथा प्राप्त करने को हम क्या कहते हैं? पढ़ना कहते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ये भी 1 नंबर के सवाल में आपसे पूछे जा सकते हैं कि लोकेशन में संग्रहित डेटा को हम किस नाम से जानते हैं और प्राप्त डेटा को किस नाम से हम जानते हैं। इसके बाद बात करें आगे तो प्राथमिक मेमोरी मुख्यतः इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी होती हैं। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का प्रयोग किया जाता है जो सिलिकॉन के बने होते हैं। इसके विकास का श्रेय जे.एस. किल्वी को जाता है। तो आपको बता दें, जो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट है जो सिलिकॉन चिप की बनी होती है, इसे बनाने का श्रेय जे.एस. किल्वी को दिया जाता है। सिलिकॉन चिप मुख्यतः गैलियम ऑक्साइड से बने होते हैं। तो यहाँ सिलिकॉन चिप जो होता है वो आपका किसका बना होता है? गैलियम ऑक्साइड के क्या होते हैं? बने होते हैं। तो ये थी आपकी प्राथमिक मेमोरी। अब बात करते हैं हम अपने अगली मेमोरी के बारे में जो कि है आपका द्वितीयक मेमोरी। आइए जानते हैं द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं। उम्मीद है ऊपर दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। इसके बाद बात करें द्वितीयक मेमोरी की, तो द्वितीयक मेमोरी में डाटा और सूचनाओं को बड़ी मात्रा में संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह साधारणतया कंप्यूटर सिस्टम के बाहर स्थित होता है। इसे अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी जो होता है इसमें हम डेटा को बड़े स्तर पर संग्रहित करने के लिए यानी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा को इसमें संग्रहित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये कंप्यूटर सिस्टम के बाहर लगा होता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग असीमित होती है, परंतु डाटा ट्रांसफर की गति अति धीमी होती है। यह
बहुत ज़्यादा डेटा को क्या करता है, अपने अंदर स्टोरेज करता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं एक बार और कंफर्म करा दूँ कि यहाँ लगभग असीमित का मतलब ये नहीं होता है कि आप इसमें असीमित डेटा मतलब अनलिमिटेड डेटा क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेटा रखे जाते हैं उनकी साइज़ बहुत ही छोटी होती है, इस वजह से हम कम से कम जगह में बहुत ज़्यादा डेटा को रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लगभग असीमित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। परंतु डाटा ट्रांसफ़र की गति धीमी होती है। यहाँ बात तुलनात्मक की जा रही है कि रैम किसी डेटा को जब ट्रांसफ़र करता है तो उसकी गति जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी के हिसाब से बहुत ज़्यादा होती है, और आपका द्वितीयक मेमोरी में डाटा स्थानांतरण की गति जो होती है वो क्या होती है, धीमी होती है। इसका प्रयोग मुख्यतः बैकअप डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आपकी द्वितीयक मेमोरी का ज़्यादातर इस्तेमाल डाटा को बैकअप करने के लिए क्या किया जाता है क्योंकि एक अस्थायी मेमोरी होता है। बात करें आगे तो सहायक मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है। कंप्यूटर में डाटा को सेव करने पर सहायक मेमोरी में ही स्टोर होता है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोर का एक सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सहायक मेमोरी आपकी होती है वो एक अस्थायी मेमोरी होती है जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी डेटा को प्राप्त किया जा सकता है या डेटा नष्ट नहीं होता है। यानी यह तुलना कर रहा है किससे, रैम और रैम से, जिसमें यह बताया गया था कि रैम में जो डेटा होता है वो विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद या किसी कारणवश अगर आपका सिस्टम बंद हो जाता है तो आप डेटा को खो देंगे। लेकिन वहीं आपका जो द्वितीयक मेमोरी होता है इसमें अगर लाइट कटती है, विद्युत सप्लाई बंद होती है, उसके बाद भी आपका डेटा लॉस नहीं होगा, और यह डेटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। यह डाटा व सॉफ्टवेयर स्टोरेज का एक सस्ता और लोकप्रिय माध्यम है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है परंतु डाटा को प्राप्त करने में लगा समय अधिक होता है। इसमें जो भी डेटा हम रखते हैं वो असीमित हम रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो डेटा स्टोर करने में जो समय लगता है या प्राप्त करने में जो समय लगता है वो ज़्यादा लगता है। किसकी तुलना में, रैम की तुलना में। तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क क्या है। इसके बाद आगे ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आप क्या आ जाएंगे, सीडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क सहायक मेमोरी के क्या है, उदाहरण है। तो यहाँ उदाहरण की बात की गई है तो उदाहरण में आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में आपका फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क आ जाएगा। वहीं ऑप्टिकल डिस्क में आपका सीडी, डीवीडी तथा ब्लू रे डिस्क क्या है, आपके मेमोरी के उदाहरण है, द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले यहाँ पे हमने वर्ड लेंथ के बारे में पढ़ा था। आइए जानते हैं वर्ड लेंथ क्या होता है। तो यहाँ देखिए दिया मेमोरी में वर्ड लेंथ जितने अधिक बिट का होगा कंप्यूटर में डाटा स्थानांतरण की गति उतनी ही अधिक होगी। वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके कंप्यूटर में डेटा स्थानांतरित करने में। अतः किसी मशीन में वर्ड लेंथ बड़ा कर देने पर उसकी गति बढ़ जाती है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं अगर उसकी वर्ड लेंथ बहुत ज़्यादा है तो आपका कंप्यूटर में गति भी जो होगी कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे इसने समझाया कि वर्ड लेंथ की तुलना अगर सड़क से की जाए तो सड़क जितनी चौड़ी होगी गति उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। सड़क आपकी जितनी चौड़ी होती है आप देखते हैं गाड़ी क्या होती है उस पर उतनी ही तेज़ी से चलती है। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि अगर वर्ड लेंथ को हम सड़क से तुलना करें तो यहाँ स्पष्ट है कि सड़क जितनी चौड़ी होगी आपकी गति क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं अस्थायी या अस्थायी मेमोरी आखिर होता क्या है। तो वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डाटा बना रहता है वो आपका क्या कहलाता है, अस्थायी मेमोरी कहलाता है। एकदम सीधी सीधी भाषा में अगर आपसे कोई पूछे अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे कि वह मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी डाटा क्या होता है, बना रहता है, नष्ट नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, आपका अस्थायी मेमोरी कहलाता है। वहीं बात करें दूसरी तरफ तो जिस मेमोरी यूनिट में विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पे संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है वो आपका क्या कहलाता है, अस्थायी मेमोरी कहलाता है। तो यहाँ आपसे पूछे कोई अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं तो वो मेमोरी जिसमें रखा डाटा विद्युत कटने या विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर अगर नष्ट हो जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, अस्थायी मेमोरी कहलाएगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। इसके बाद सामान्यतः प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होता है जबकि सहायक मेमोरी अस्थायी होता है। हमेशा प्राथमिक मेमोरी अस्थायी होता है और लगभग ऐसा क्यों होता है हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसके बाद आगे दिया है रोम
इसमें अपवाद है, रोम इसमें अपवाद है, यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। रोम देखिए यहाँ क्लियर भी हो गया है कि रोम जो है एक अपवाद है, क्योंकि रोम जो होता है उसका होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इसमें जो डेटा रखा रहता है वो विद्युत सप्लाई बंद होने पे डेटा लॉस नहीं होता है, इसलिए यहाँ बता दिया है कि यह अस्थाई मेमोरी, यहाँ पे जहाँ अभी आपको बताया गया कि अस्थाई मेमोरी, जो अस्थाई जो मेमोरी होती है वो सारी लगभग प्राथमिक मेमोरी होती हैं, लेकिन उसमें आपका रोम जो है वो एक अपवाद है, क्योंकि वह एक प्राथमिक मेमोरी है और वो एक अस्थाई नहीं जबकि अस्थाई मेमोरी है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे कोई पूछे कि वह प्राथमिक मेमोरी जो अस्थाई होती है वो क्या कहलाएगी, तो आपका रोम कहलाएगी। ठीक है, रैम और रोम में आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। रैम और रोम में ये आपका अस्थाई मेमोरी होता है और रोम जो होता है आपका अस्थाई मेमोरी होता है, और ये दोनों क्या आपके प्राथमिक मेमोरी हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब चलें आगे और बात करें अगले टॉपिक की, जो कि है आपका रैंडम या सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी क्या होता है। तो बात करें, मेमोरी में डाटा को अलग अलग स्थानों पर संग्रहित किया जाता है। जिस मेमोरी यूनिट में किसी भी लोकेशन पर संग्रहित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने के लिए एक समान समय लगता है वो आपका क्या कहलाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। वहीं प्राथमिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी सामान्यतः रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होते हैं। रजिस्टर, कैश, रोम तथा रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, तो यहाँ बता रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी हम किसे कहते हैं, तो मेमोरी में जब डाटा को हम अलग अलग स्थान पर संग्रहित करते हैं, तो जब हम किसी भी डेटा को अलग अलग स्थान पे संग्रहित करें, लेकिन वो काम करने में हमें समय उतना ही लगे जितना अलग अलग जगह पे लग रहा है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगा। यानी यहाँ स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि वो सारी मेमोरी जिसमें हम डेटा किसी भी लोकेशन पे अगर हम रखें, लेकिन उसमें समय जो एक समान लगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाएगा। जिसके उदाहरण आपके हैं रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम, रैम, या फिर क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं, जो किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर मेमोरी के बने होते हैं। आगे चलें तो दिया है, यदि किसी मेमोरी में डाटा को क्रमानुसार एक बाद एक करके ही पढ़ा जा सकता है तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहते हैं। मैग्नेटिक टेप सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के क्या है, उदाहरण है। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम डेटा को एक एक करके ही पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहला डेटा पढ़े फिर पांचवा पढ़ ले फिर सातवां, नहीं, उसमें 1, 2, 3, 4, 5 नंबर पर डेटा रखा है और आपको पांचवा पढ़ना है तो आपको बाकी 4 भी क्या करने होंगे, पढ़ने होंगे। एक एक करके ही आप उसे पढ़ सकते हैं। तो ऐसी मेमोरी आपकी क्या कहलाती है, ऐसी मेमोरी आपके सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कहलाते हैं। और मैग्नेटिक टेप क्या है, उसका एक उदाहरण है। बात करें आगे तो दिया हुआ है कि मैग्नेटिक डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर स्थित डेटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में लगा समय बराबर नहीं होता, पर लगभग एक समान होता है। यहाँ पे ये बता रहा है कि मैग्नेटिक डिस्क हो या ऑप्टिकल डिस्क हो, इसमें किसी भी लोकेशन पर स्थित डाटा को पढ़ने या डाटा स्टोर करने में समय एक बराबर नहीं होता, लेकिन लगभग एक समान होता है। इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुँचा जा सकता है। अतः इसे 6 रैंडम एक्सेस मेमोरी या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी क्या कहा जाता है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी हम किसे कहेंगे, तो मैग्नेटिक डिस्क, और सबसे पहले ये बताया गया कि मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क में किसी भी लोकेशन पर अगर आप डेटा रखते हैं या पढ़ते हैं तो समय एक बराबर नहीं होता है, लेकिन लगभग एक समान होता है। इसमें किसी भी लोकेशन तक सीधे पहुंचा जा सकता है। इसी वजह से हम इसे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के नाम से भी क्या करेंगे, जानेंगे। जिसके उदाहरण फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी डीवीडी या ब्लू रे डिस्क क्या है, इसके उदाहरण हैं। उम्मीद है ये जानकारी भी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम आगे और बात करते हैं अस्थाई मेमोरी की। अस्थाई मेमोरी में सबसे पहला नाम आता है, वो आता है आपका रोम का। आखिर रोम होता क्या है, तो ये इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। यह एक अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा व सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उसमें बदला भी नहीं जा सकता है। तो यहाँ एक चीज़ बता रहा है कि रोम जो है एक अस्थाई मेमोरी है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें हम डेटा और सूचना
नष्ट तो नहीं होता लेकिन बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचनाएं निर्माण के समय ही भर दी जाती हैं, यानी जब आपका कंप्यूटर तैयार होता है उसी वक्त ही उसमें सूचना क्या कर दी जाती है, ऐड कर दी जाती है, तथा कंप्यूटर इन्हें केवल पढ़ सकता है, इनमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज एक एक करके हम आपको समझाएं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। सबसे पहले रोम, पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, यह एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। इसमें डाटा वो सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती लेकिन उसे बदला भी नहीं जा सकता है। रोम में सूचना जो है वो निर्माण के समय ही क्या कर दी जाती है, भर दी जाती हैं, तथा कंप्यूटर इन्हें क्या कर सकता है, केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी हम कहते हैं। अब आपसे कोई पूछेगा कि इसे रीड ओनली मेमोरी से क्या तात्पर्य है रोम का, तो आप कहोगे कि इसमें कंप्यूटर में रखा डाटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, इसमें परिवर्तन कंप्यूटर नहीं कर सकता, इसी रीजन से हम इसे क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रोम को कंप्यूटर का बुलेटिन मेमोरी भी कहा जाता है। रोम को हम कंप्यूटर का बुलेटिन मेमोरी भी क्या कहते हैं कंप्यूटर की सप्लाई बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं क्या होती हैं, बनी रहती हैं। तो उम्मीद है ये रोम से संबंधित सूचनाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद चलते हैं आगे। तो रोम का निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, अतः इसे इलेक्ट्रॉनिक या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी हम कहते हैं। तो रोम का भी निर्माण सेमीकंडक्टर डिवाइस से किया जाता है, इसी वजह से हम इसे सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कह सकते हैं। रोम का प्रयोग अस्थायी प्रकृति के प्रोग्राम तथा डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो रोम में जो है वो प्रोग्राम और डाटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सूचनाएं दी गई होती हैं, जिसमें आपका सिस्टम बूट प्रोग्राम स्टोर किया जाता है, या रोम में BIOS यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होते हैं, जो कंप्यूटर को चालू करने तथा पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट प्रोग्राम चलाता है। यानी रोम में जो सूचनाएं होती हैं वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने से रिलेटेड दी गई होती हैं, ताकि जब भी आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को न मिले। और इसी रीजन से इसमें कोई भी डेटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर इसमें डेटा परिवर्तनशील होता तो बार बार इसमें एरर आते, वायरस का खतरा आता, जिससे आपका सिस्टम बार बार क्या होता है, डिस्टर्ब या खराब हो सकता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये जो आपका दिख रहा है, ये फोटो जो है वो आपका क्या है, रोम चिप का एक उदाहरण है। अब बात करते हैं आज के रोचक तथ्य की। यहाँ दिया है रोम में प्रोग्राम या डाटा को फ्यूज लिंक के जरिए डाला जाता है। एक बार डाटा भरने पर फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि उसमें डेटा बदला न जा सके। इसी कारण रोम में डाटा डालने को जलाना भी कहते हैं, यानी बर्निंग इन द डाटा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने रोचक तथ्य में जाना कि रोम में जो डेटा हम ऐड करते हैं वो किसके माध्यम से ऐड करते हैं, फ्यूज लिंक के जरिए ऐड करते हैं। और जब भी हम एक बार रोम में डेटा ऐड कर देते हैं तो उस फ्यूज लिंक को जला दिया जाता है ताकि उसमें डेटा को बदला न जा सके। इससे स्पष्ट है कि एक बार डेटा को ऐड करने के लिए जिस फ्यूज लिंक का हम इस्तेमाल करते हैं उसी फ्यूज लिंक के जरिए ही हम डेटा में परिवर्तन कर सकते हैं, तब तक जब तक वो फ्यूज लिंक है। जैसे ही वो फ्यूज लिंक जला दिया या नष्ट कर दिया जाएगा, हम उसमें डेटा परिवर्तन रोम में नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से रोम में डेटा को डालना आपका जलाना भी कहा जाता है। तो यह एक अस्थायी मेमोरी का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की, जो कि है आपका प्रोम। रोम के बाद आने वाला अगला आपका मेमोरी है वो है आपका प्रोम। प्रोम क्या है, तो प्रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक विशेष प्रकार का रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह ही व्यवहार करता है। तो यह एक विशेष प्रकार का रोम होता है। यहाँ बता रहा है आपका प्रोम किसे कहते हैं, तो प्रोम एक विशेष प्रकार का रोम होता है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसके लिए हम हजारों डायोड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे उच्च वोल्टेज से
फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जा सकती है। और एक बार जब इसमें हम डेटा को ऐड कर लेते हैं तो वो आपका सामान्यतः रोम की तरह ही क्या करता है, व्यवहार करता है। इसके बाद बात करें अगले, वो है आपका ईप्रोम। ईप्रोम क्या होता है, तो इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों यानी अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा के नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यानी प्रोम में एक बार हम डेटा को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ईप्रोम में हम पराबैंगनी किरणों की सहायता से पुराने डेटा को हटा के नया डेटा ऐड कर सकते हैं। इसके लिए ईप्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी कहते हैं। इसे अल्ट्रावायलेट किरण से मिटाया जा सकता है इसमें पुराने डेटा को। इसी वजह से हम इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी हम क्या कहते हैं। इसके बाद चलें अपने अगले रोम पे, जो कि है आपका ईईप्रोम। ईईप्रोम क्या होता है, इस तरह के रोम को सर्किट से निकालने बिना ही उच्च विद्युत प्रभावी विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटा के नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। आइए फटाफट एक बार तीनों की तुलनात्मक आपको दृष्टि समझाएं। तो सबसे पहले हमारा प्रोम था, जिसमें एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा अनुकूल डाटा प्रोग्राम किया जा सकता है। ईप्रोम में हम रखे डाटा को पराबैंगनी किरण की सहायता से इरेज कर सकते हैं और नया प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके लिए हमें उस ईप्रोम को सर्किट से हटाना पड़ेगा। लेकिन जब ईप्रोम का हम इस्तेमाल करते हैं, इसे सर्किट से निकाले बगैर ही विद्युत विभव की सहायता से हम इसमें नया प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। और इसका मुख्यतः इस्तेमाल अनुसंधान केंद्रों में क्या किया जाता है। तो उम्मीद है इन तीनों का उपयोग और अंतर आपको अच्छे समझ में आया होगा। बात करें आगे, तो वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में ईप्रोम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका एक अच्छा उदाहरण है। यानी वर्तमान समय में मेमोरी के रूप में ईप्रोम का उपयोग किया जा रहा है। और ईप्रोम का उदाहरण क्या है आपका, पेन ड्राइव जो है वो क्या है आपका एक बेहतरीन उदाहरण है। तो उम्मीद है ईप्रोम का उदाहरण आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियां जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फोन आदि में किया जा रहा है। यह एक सस्ती युक्ति है। इसमें विषम परिस्थितियों में भी डेटा को सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। विषम परिस्थितियों का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए कि यह ऐसे जगह पे रखी हो जहाँ पे क्या हो, इसके अनुकूल वातावरण न हो, या वो उस ऐसे न रखी गई हो जिस तरीके से उसे रखा जा सके, तब भी ये डेटा को क्या कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है, अगर फिर सावधानी से इसका इस्तेमाल करें तो। फ्लैश मेमोरी में एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेषताएं क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है, जिसमें रैम तथा रोम दोनों की विशेषता क्या होती है, आपकी उपलब्ध होती है। बात करें अब अगले टॉपिक की, जो कि है आपका रैम। आइए जानते हैं रैम क्या होता है। रैम सबसे पहले पूरा नाम इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से हम जानते हैं। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता। तात्पर्य यह है कि सूचना रैम में चाहे जहां भी स्थित हो, उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचना को क्रमानुसार नहीं, बल्कि आप डायरेक्ट उस सूचना को पढ़ सकते हैं जो आप पढ़ना चाहते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप सूचना को क्रमानुसार ही पढ़ें। यह एक अस्थायी मेमोरी है, जहां डाटा व सूचनाओं को अस्थायी तौर पे रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जाता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि रैम जो है वो आपका एक प्राथमिक अस्थायी मेमोरी है, जिसमें डाटा की स्थिति तब तक ही निर्भर करती है जब तक आपका सिस्टम चल रहा होता है। किसी कारणवश या अगर आपका सिस्टम बंद हो जाए तो उसमें रखी डेटा को आप खो देंगे, दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी में लाके रैम में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा और अनुदेश जो आपके द्वितीयक मेमोरी यानी सहायक मेमोरी में रखे गए होते हैं, उन्हें लाके रैम में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपका रैम तभी क्या करेगा, बेहतर तरीके से और फास्ट तरीके से क्या करेगा, कार्य करेगा।
CPU रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणाम को अस्थायी रूप से रैम में ही स्टोर किया जाता है। जब प्रोसेस हो जाता है तो प्रोसेस होने के बाद भी जब तक हम डेटा को सेव नहीं करेंगे तब तक अस्थायी तौर पे वो कहाँ सेव रहेगा, रैम में ही स्टोर किया जाता है। इसी कारण से रैम को कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है। आजकल बाजार में उपलब्ध रैम की क्षमता जीबी में मापी जाती है। मदरबोर्ड में खाली स्लॉट में रैम चिप लगा के मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। आपने देखा होगा CPU हो या लैपटॉप हो, उसमें आपको रैम के 2 स्लॉट दिए गए होते हैं ताकि फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़े तो आप अलग से रैम लगाकर उसकी क्षमता क्या कर सकें, बढ़ा सकें। इन रैम चिप को मदरबोर्ड में बने सिम्स में लगाया जाता है। वर्तमान में डिम्स का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ सिम्स और डिम्स वो स्थान है जहाँ पे हम रैम क्या करते हैं, लगाते हैं। जहाँ 32 बिट मेमोरी है वहीं DIMM जो है, डिम्स जो है वो आपका 64 बिट मेमोरी है। यानी सिम्स और डिम्स वो 2 स्थान है जहाँ पे आपके रैम लगते हैं, और रैम जो आपके अगर 32 बिट के हैं तो सिम्स में लगेंगे और 64 बिट के हैं तो डिम्स में लगेंगे। आगे बात करें तो रैम को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपका डायनेमिक रैम और दूसरा होता है आपका स्टैटिक रैम। इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे और इसके से रिलेटेड 3 वीडियो आपको देखने को मिलेगी जिसमें हम पूरी तरह से कंप्यूटर मेमोरी की बात करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसे अच्छे से देखिए, पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट हो या अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें।